अस्सलामुअलैकुम वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लाहौर मेरे साथ, और मुझे कहते हैं सोहाब सर। आप सब देखने वालों को, पूरे लाहौरियों को पूरे जोश के साथ, एक्साइटमेंट के साथ गुड मॉर्निंग में इसलिए कहती हूँ कि अगर पहला सुबह 1 घंटा कहा जाता है कि सुबह कुछ चीज आप सुन ले तो सारा दिन वो चीज आपके माइंड में रहती है, और अगर आप मुस्कुराता चेहरा सुबह सुबह देख ले तो सारा दिन आप खुश रहते हैं। ये सुबह सुबह उठकर ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपने आप को शीशे में देखते हैं और जिस थॉट को लेकर रात को सोते हैं उसी थॉट प्रोसेस से सुबह उठते हैं, तो वही चीज सारा दिन आपके दिमाग में चलती रहती है। तो आपने सुबह उठकर करना क्या है? सुबह उठकर सबसे पहले आपने ये सोचना है कि आज का दिन आपकी जिंदगी का बेहतरीन दिन है और आज जो कुछ होगा वो बेहतरीन होगा, तो इंशाल्लाह चीजें अच्छी अच्छी ही होंगी आपके साथ। सो आफ्टर गुड मॉर्निंग, आज का जो टॉपिक है वो वैसे इतनी एक्साइटमेंट के बाद अनाउंस करने वाला है नहीं, लेकिन इसके बारे में बात करना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये ऐसा नासूर है जो कि हमारे माशरे में फैलता चला जा रहा है। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली डाइवोर्स को लेके। कहा जाता है शादी के पहले, बड़े कहते हैं ऐसा, और मैंने घर में भी सुना है और आप लोगों ने भी अपने घरों में सुना होगा कि शादी के पहले 2 साल बड़े अहम होते हैं। अगर 2 साल आपने शादी सर्वाइव कर ली इसका मतलब है कि आप लाइफ टाइम साथ रहते हैं। एक तो ये बात सुनने में आती है। दूसरा, ज्यादातर आजकल जिस चीज की जंग चल रही है वो बहुत एक लंबी डिस्कशन है, उसमें मैं नहीं जाऊंगी कि फेमिनिज्म क्या है, लिबरल जो लोग हैं और प्रोग्रेसिव हस्बैंड्स क्यों चाहिए, ये सारी बातें जरा परे हटकर सिर्फ बात करेंगे इस चीज पर कि डाइवोर्स की वजह के साथ एक सेकेंड वजह जिसको मैं आज के प्रोग्राम में कोट करके इस पर बात करना चाहती हूँ कि चले, एक तो डाइवोर्स होती है कि फर्स्ट डे रेड फ्लैग्स जो होते हैं उसकी वजह से, चले अगर आपको गुस्सा कर रहा है, तशद्दुद का निशाना बना रहा है, आपके साथ बिहेव नहीं ठीक, अखलाक नहीं ठीक, या आपके साथ ज्यादती की जा रही है, आपकी इज्जत नहीं की जा रही, तो ये रेड फ्लैग्स फर्स्ट डे है जो कि आपको पहले दिन से नजर आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या करें उन चीजों का जो कि शादी के 20, 30 और 15 साल बाद भी डाइवोर्स की नजर में हमें नजर आते हैं। रिसेंटली आपने सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें देखी होंगी। आपने बिल गेट्स की जब डाइवोर्स देखी तो लोगों ने कहा कि इतना पैसा, शोहरत, अच्छे तरीके से आप सब चीजों को ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शादी के 20-30 साल के बाद भी आपको लगता है कि आपको अलग हो जाना चाहिए। उसके बाद इंडिया में, ना सिर्फ हमारे खित्ते में बल्कि ऑल ओवर द, अगर हम वर्ल्ड बात करें तो हर मुल्क में ये रेशो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इवन दो कि शादी के कुछ अरसे बाद भी और एक लंबे अरसे के बाद भी। तो इसकी क्या वजह है? सोसाइटल प्रेशर होता है कि चले बच्चे भी छोटे हैं, बच्चे रुल जाएंगे, नॉर्मली हमारे मास्टर में ये कहा जाता है, तो शायद इसीलिए हर चीज को बर्दाश्त किया जा रहा होता है। लेकिन आपने पहले ही सोच लिया होता है कि हमारा साथ रहना बहुत मुश्किल है, हम सिर्फ अपने बच्चों की वजह से सर्वाइव कर रहे हैं। एक ये वजह हो सकती है। उसके अलावा कौन कौन सी रीजन हो सकती है पहले दिन से शुरू होने वाले इस डाइवोर्स प्रोसेस की, या फिर शादी के इतने साल बाद भी आप अलहदा होने को प्रेफर करते हैं? सो ये जो बढ़ती हुई शर्रा है इस पर हम आज बात करेंगे। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ डॉक्टर हुमा असलम मौजूद हैं, ये माहिर नफ्सियात हैं। डिटेल में एक्चुअली ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस ही होता है कि आपको बचपन से इस चीज के लिए तैयार किया जाता है कि बेटा आपकी शादी हो गई है, आपने घर बसाना है, अगर वो कुछ कहेगा ऊंचा नीचा तो आपने सुनना भी है। ये तो कुछ बचपन से कुछ घरानों में माइंड मैपिंग की जाती है कुछ बच्चियों की। लेकिन आज हम हुमा से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब बच्चियां और उनकी सोच चेंज हो गई है। हुमा कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच सोहा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। गुड मॉर्निंग टू यू, वेरी वेलकम। अच्छा, मुझे ये कहिएगा कि अभी हम बाकी जो पैनलिस्ट हैं उन पर भी जाएंगे और बात करेंगे इस हवाले से, लेकिन चूंकि आपके इंट्रोडक्शन में मैंने ये कहा कि हम पहले बच्चों को इस एतबार से, हमारे घर में अम्मा अब्बा, हमारे फोर फादर्स तैयार करते थे कि बेटा शादी हो गई है, वही तुम्हारा घर है, तुमने वहां से मरना है तो निकलना है। ये एक हिंदुस्तानी कॉन्सेप्ट भी है और ये बड़े सगीर से चलता आ रहा है और हम बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन अब बच्चियों को हमने ये सिखाया, कल के बल्कि हमारी वन ऑफ वेरी गुड एंकर मारिया मेमन जो है उनसे हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बेसिकली हम बच्चियों को तो इंडिपेंडेंट होना सिखा रहे हैं, लेकिन हम जो हमारे लड़के हैं, जो हमारे घर के बच्चे हैं, जो हमारे बेटे हैं, उन्हें इंडिपेंडेंट खवातीन के साथ रहना नहीं सिखा रहे। ये बहुत एक अहम बात है और अहम नुक्ता है। इस पर आप क्या कहेंगे कि बच्चों को हमने ये सिखा दी है जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ और अपने पे होने वाली ज्यादती को बर्दाश्त ना करो, लेकिन एट द सेम प्लेस फिर इसका नतीजा तलाक की सूरत में सामने आता है। आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया है। बेसिकली बिल्कुल ऐसा ही है। हमने हमारे जिस तरह एजुकेशन का लेवल बढ़ रहा है और अब हमारी ख़वातीन बहुत ज़्यादा एजुकेशन की तरफ रुझान उनका बढ़ रहा है, हम अपनी बच्चियों की एजुकेशन को लेकर अब कंसर्न्ड होते हैं। इवन पहले जहाँ पे लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग अपनी बच्चियों की तालीम के इतना फेवर में नहीं थे, लेकिन अब वो भी क्योंकि अवेयरनेस बढ़ गई है सोसाइटी में, तो बच्चियों को तालीम दिलवाई जा रही है। बच्चियों को अपने हकूक़ का पता लग रहा है और उन्हें ये आइडिया हो रहा है कि
ज़िंदगी ये नहीं है कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में मुसलसल अब्यूज़ या एग्रेशन बर्दाश्त किया जाए और उसी रिलेशनशिप में रहा जाए, क्योंकि आपकी शादी हो गई और जिस शख्स के साथ आपकी शादी होगी उस घर से आपका जनाजा ही वापस आना चाहिए, उससे पहले आप नहीं आ सकते, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हो रही हैं, वो अपना फाइनेंसेस खुद मेंटेन कर सकती हैं। तो वो और ये एज ए ह्यूमन मुनासिब भी नहीं है कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहें। तो अब जो इंडिपेंडेंट ख़वातीन हैं उनके साथ हमने बच्चियों की तरबियत पे, हमेशा हमारी सोसाइटी का जोर बच्चियों की तरबियत पे ही रहा है। इन ख़वातीन के साथ जिन बच्चों ने रहना है, लड़कों ने रहना है, उनकी तरबियत पे कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ जितनी खुशी एक लड़के की पैदाइश पे मनाई जाती है, अगर उतना ही जोश जज्बे से उसकी तरबियत की जाए तो शायद माशरे में मसाइल काफ़ी हद तक कम हो जाएं। अच्छा उमा, एक चीज़ और ऐड कर ले, आपने टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की बात की है, अगर हम इसमें इस चीज़ को ऐड कर ले कि टॉक्सिक पॉजिटिविटी भी एक बहुत बुरी चीज़ है। अगर आप एक शादी में होते हैं, रिश्ते अज़दवाज में होते हैं, आप साथ रह रहे होते हैं, तो टॉक्सिक पॉजिटिविटी ये है कि आपके साथ कुछ भी हो आप कहते हो नहीं मैं कर लूँगा, ये मैं कर लूंगी, या मुझे बर्दाश्त करना चाहिए, या आप इतने ऑप्टिमिस्ट हो जाते हो कि आप हर चीज़ की ज्यादती और हर किस्म की तकलीफ को इसलिए बर्दाश्त कर रहे होते हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हो। अगला बंदा आपको अब्यूज कर रहा है, वो फिजिकली है, मेंटली है या इमोशनली आपको डिस्टर्ब कर रहा है, बट स्टिल यू आर टॉक्सिक पॉजिटिव। सोहा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन मेरा पॉइंट इसमें यह है कि जब एक शादीशुदा ज़िंदगी में एग्रेशन चल रहा होता है, एक तरफ से एक बंदा जुल्म कर रहा है, ये हमेशा दो तरफा होता है। ख़वातीन उसका जुल्म सह रही हैं, जो काउंटर पार्टनर है वो उसका जुल्म सह रहा है, तो जुल्म हमेशा दो तरफा है। जालिम तब तक जालिम नहीं बन सकता या गुस्सा नहीं कर सकता या अब्यूज़ नहीं कर सकता जब तक उसके पास विक्टिम ना हो। विक्टिम की विलिंगनेस भी ज़रूरी है। तो इसमें ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी वाला एलिमेंट आता है कि विक्टिम विलिंग होता है उस रिश्ते को बचाने के लिए, वो हर हद तक विलिंग होता है और उससे क्या होता है, एग्रेसर का एग्रेशन बढ़ता जाता है, अब्यूज़ बढ़ती जाती है। रिलेशनशिप, टॉक्सिक पॉजिटिविटी, ये एक तो दो चीज़ें जिसको हमने पहले सेगमेंट में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है, बट बेसिकली अगर देखा जाए तो अब वाकई ख़वातीन इतनी लिबरल, इतनी फेमिनिस्ट या इस तरह से हो गई हैं, इतनी एजुकेटेड हो गई हैं कि उनको उतना शौर है कि अगर ऐसा होगा तो हमने ये स्टेप उठाना होगा। लेकिन इस स्टेप को उठाने से या अलहदा होने से तलाक की शरह जो मज़ीद दिन ब दिन बढ़ रही है, उसकी और क्या वजूहात हो सकती हैं, इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक। तो बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले हम इस चीज के बारे में कि अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, टॉक्सिक पॉजिटिविटी में है, तो कितनी देर आपकी ये शादी चल सकती है या आप सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अभी ब्रेक में हम इस चीज को डिस्कस कर रहे थे कि जरूरी अमल ये भी है कि प्री मैरिटल काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप और मैं ये सब जानते हैं अच्छे तरीके से कि शादी के बाद 360 के एंगल से आपकी जिंदगी टोटली चेंज हो जाती है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या आगे जाके मिलता है? नॉर्मली एक नए रिश्ते इज़्दिवाज में आप बनते हैं तो आप बड़ा खुश होते हैं, बड़ा एक्साइटेड होते हैं, बट स्टिल इन तमाम चीज़ों के बावजूद आजकल शादी एक महाज है कि भाई घर बसाना है, बाय हुक और बाय क्रुक बसाना है। ये जो हमें डरा दिया जाता है ना, ये चीज़ें आगे मुश्किल पैदा करती हैं। एक और गेस्ट ब्रेक में हमें ज्वाइन किया, उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। सैयदा ज़हरा बुखारी हमारे साथ मौजूद है। ये एडवोकेट भी हैं प्लस सोशल एक्टिविस्ट हैं। ज़हरा फाउंडेशन के नाम से ही एक NGO भी चला रही है, फाउंडेशन है इनकी। इस हवाले से बहुत ज़रूरी था इन्हें बुलाना कि हम टेक्निकल और कानूनी एतबार से भी तो इसको देखें, लेकिन साथ साथ किस नौयत के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं इस पर भी बात हम ज़रा से करेंगे। ज़रा कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके आने का बेहद शुक्रिया। ज़रा बेसिक रूट कॉज, ज़्यादातर केसेस जो कि आप NGO चला रही हैं तो ख़वातीन बड़ी तादाद में आपके पास आती होंगी, इस एतबार से ज़्यादातर वजह आपको क्या लगती है डाइवोर्स की आज हमारे माशरे में? सोहा, हमने जो आजकल वजूहात देखी हैं, जो कि हम जनरली डिस्कस करें अगर तो ख़ास कर जो वजूहात हैं, बहुत सी हैं, उनमें से अगर हम कुछ कर डिस्कस करें तो ये है कि सबसे पहले मिसअंडरस्टैंडिंग्स। जो दो लोग हैं जिन्होंने एक रिश्ता कायम किया है, उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं जिसकी वजह डाइवोर्स होती है, दूसरी होती है अक्सर जॉइंट फैमिली सिस्टम, तीसरी होती है अक्सर जहालत कि हमें पता नहीं होता कि जी हमने अपने जो लाइफ स्टाइल है उसको किस तरह से गुजारना है, या हमने इज्जत करनी है, इज्जत करनी है, बिल्कुल करनी है और करवानी भी है।
और चौथा जो है वो ये होता है कि जी जिस तरह कुछ फैमिलीज़ के, जैसा हम कहते हैं कि शादी होती है, ये दो लोगों की शादी नहीं होती। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि मियाँ बीवी जो है वो राज़ी होते हैं शादी के लिए, और मतलब उस रिलेशनशिप को जो है वो कायम रखने के लिए मियाँ बीवी के, लेकिन ये है कि फैमिलीज़ जो है ना उनके दरमियान जो है वो नहीं, ऐसा कनेक्शन या ऐसी बॉन्डिंग नहीं हो पा रही होती है कि वो इस चीज़ को नहीं आगे लेके चल पा रहे। तो डाइवोर्स की एक वजह ये भी होती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है मर्द की खाली जेब। अक्सर जो है वो डाइवोर्स की वजह जो है ये भी होती है। और दूसरा जो है एक वट्टा सट्टा जो हमारी फैमिली में बहुत अरसे से एक चला आता है फैमिली सिस्टम्स में, मुझे लगता है जहालत की बहुत बड़ी किस्म है, बहुत बड़ी किस्म है। बिल्कुल, वट्टा सट्टा में जो है हमने देखा कि बहुत से डाइवोर्स केसेस जो हैं वो आते हैं। फिर इसके अलावा हमने देखा कि कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि मतलब रिलेशनशिप्स, मतलब मियाँ बीवी के इसके अलावा जो आउटर रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे हम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का कहते हैं, वो रिलेशनशिप्स का रखना ये भी एक डाइवोर्स की वजह होती है। फिर इसके अलावा अगर आप देखें तो मर्द और जो औरत है उन दोनों की एक मेंटल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती, यानी मेंटल अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी। अच्छा देखिए, आपका पहला सबसे जो बेसिक रीज़न था जो आपने हमसे शेयर किया, जो मैं व्यूवर से भी बात करना चाहती हूँ इस बारे में, कि आपकी जब तक केमिस्ट्री, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं होती, आप अपना घर बसा ही नहीं सकते। लेकिन ऑब्वियसली ये चीज़ एक दिन में तो हो सकती नहीं है। सेकेंडली ज़ारा जो आपने बात की वो ये थी कि अगर हमने इस तमाम तर सूरत हाल में एक चीज़ कॉमन देखे तो ये है कि हमारे यहाँ पर शादियां दो लोगों की नहीं होती, यहाँ पर दो खानदानों की शादियां होती हैं। अब वो हम यहाँ मुहावरा ये भी फिट नहीं कर सकते कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अब काजी एक तो होता नहीं है, काजी तो पूरे 10 बंदों का खानदान होता है। अब हमने ये देखा है कि ज्यादातर केसेस वो होते हैं कि शायद आप हस्बैंड से खुश होते हैं लेकिन आपके घर वाले, आपके जो इन लॉज होते हैं वहाँ पर आप एडजस्ट नहीं हो पाते। इसके बाद बेसिक वजह क्या आती है, हमने अलग होना है। और जब हमने अलग होना है तो ये चीज़ या तो फिर आप वो फैमिली जो अलग हो रही है वो खुश रहेगी या अम्मा बाबा नाराज रहेंगे। इस तरह के ज़्यादा रीजंस जो है वो फैमिलीज़ को भी अल्टीमेटली डिस्टर्ब करते हैं। बिल्कुल करते हैं। अच्छा, सो हमने ये भी देखा जिस तरह लड़कियों को आदत होती है कि अपने घरों में हम काम काज नहीं करती, जिस तरह माँ बाप बड़े लाड प्यार से पालते हैं। अब जब आप दूसरे एक फैमिली में जाती हैं, एक नए ख़ानदान में, एक नई ज़िंदगी में आप कदम रखते हैं, एक नया फेज़ है लाइफ का, डेफिनेटली लाइफ कभी भी कंसिस्टेंटली नहीं चलती, उसमें जो है फ्लॉज आते रहते हैं। तो वो कुछ लड़कियां या कुछ ख़वातीन जो हैं वो इन फ्लॉज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, क्योंकि हर चीज़ को एक टाइम लगता है, जिस तरह से आपने भी कहा भी। तो वो फ्लॉज को जब एक्सेप्ट नहीं कर पाती तो डेफिनेटली फिर डाइवोर्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स और वही फिर सारी बातें जो है मेन कॉज जो है वो। अच्छा, मेन कॉजेज जो है वो आपने हमसे काफ़ी डिटेल में ना, ये ऐसी चीज़ा बातें हैं जो कि हमें आम देखने में मिलती हैं। मतलब ये ऐसी कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये कोई ऐसी डिस्कशन नहीं है जिसके बारे में हम कहें कि हमने ये कुलिया निकाल लिया, ये फॉर्मूला जो पहले मार्केट में मौजूद नहीं था, इस तरह की चीज़ें। ऐसा कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बातें वही हैं जो अपने घर में, अपने ख़ानदान में, अपने दोस्तों में ये रीजंस आप देखते हैं और डाइवोर्स की शरह बढ़ती हुई आप महसूस भी कर रहे हैं और बजाते खुद देख भी रहे हैं। अल्टीमेटली आपको क्या लगता है कि प्री मेडिकल काउंसलिंग डॉक्टर हुमा कितनी ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी बच्चों को, जैसे कि अभी ज़ारा ने कहा कि हम अपने माँ बाप की लाडलियाँ होती हैं, अब हम घर में काम नहीं करते और माँ बाप हमें कहते भी नहीं है, लेकिन ये हमारी भी अगर लड़कियों की बात कीजिए तो लड़कियों की भी जिम्मेदारी है कि भाई वो आपकी अम्मा का घर था जो वो संभाल रही थी, अब ये आपका घर है, इसको आपने संभालना है। तो ये प्री मैरिटल काउंसलिंग करेगा कौन और करनी किसको चाहिए? प्री मैरिटल काउंसलिंग एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसमें बेसिकली माहिर इमराज नफ्सियात करते हैं, साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट करते हैं। उसमें क्या चीज़ें देखी जाती हैं, पर्सनालिटी क्या है, मेन पर्सनालिटी के ट्रेट्स क्या हैं, क्योंकि बेसिकली एक पर्सनालिटी ने दूसरी पर्सनालिटी के साथ एडजस्ट होना होता है। तो कुछ पर्सनालिटीज़ एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होती हैं, कुछ पर्सनालिटीज़ एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं होती। आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज नहीं कर सकते। कुछ की ट्रेट्स होती हैं जो आपके साथ थ्रू आउट चलती हैं, बचपन से लेके आपके जब तक आप ज़िंदगी है वो आपकी चलती हैं, और उन पे आप बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं ला सकते। तो ये एक कंपैटिबिलिटी देखी जाती है। फिर उसमें देखा जाता है कि कोई साइकाइट्रिक इलनेसेस वगैरह तो नहीं है, अगर वो हैं तो उनको एड्रेस कर लिया जाए। हमारे यहाँ एक और चीज़ भी है जो मैं अक्सर देखती हूँ, बीइंग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, बीइंग साइकाइट्रिस्ट, कि हमारे यहाँ किसी लड़के में स्पेशली बिहेवियरल इश्यूज़ आएँ या उसको कुछ इस तरह की डिजीज़ हो जाए जैसे स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसमें इंसान अपने आप में नहीं रहता या बहुत ज़्यादा गुस्सा करना शुरू कर देता है या अजीबोगरीब बातें करना शुरू कर देता है। उसमें
क्या कहा जाता है कि इसकी शादी कर दी जाएगी तो सब मामला ठीक हो जाएंगे। वो पहले जहनी बीमार है, वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा। अब आप उसके सर पे एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी ला देते हैं कि वो शादी हो जाए और उसके बाद सब मामला ठीक हो जाएंगे। शादी कोई जादू नहीं है, शादी कोई दवाई नहीं है जो कर दी जाएगी और सब मामला ठीक हो जाएंगे। क्या होता है, शादी के बाद मजीद मसाइल बढ़ जाते हैं और फिर 1-2 साल में उनके बच्चे भी आ जाते हैं और अब चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। फिर वो सिर्फ फैमिली, हस्बैंड वाइफ या 2 फैमिली सफ़र नहीं करती, फिर उनके बच्चे भी सफ़र करते हैं। और बच्चों में ये देखा गया पेरेंटल डेथ बच्चों के लिए इतना इफेक्ट नहीं करती जितना पेरेंटल डिवोर्स इफेक्ट करती है। इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट साइकाइट्रिक इट कैन क्रिएट सिग्निफिकेंट साइकाइट्रिक इश्यूज इन किड्स। डिप्रेशन, एंग्जाइटी की शरह बहुत बढ़ जाती है, पर्सनालिटी इश्यूज बहुत बढ़ जाते हैं। एक जहनी बीमार बच्चे पैदा होते हैं जो डिवोर्स पेरेंट्स से निकलते हैं, तो उनकी रिहेबिलिटेशन भी एक फिर इशू बन जाता है। तो ये एक लंबा प्रोसेस चलता है, इसलिए तो ये आप इस प्रोसेस की बात करें तो इसके बीच में जो स्टेप्स और जो ब्रिजेस आते हैं ना, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आपने बड़ी आसानी से इस चीज़ को एलेबोरेट करने की कोशिश की है कि प्री मैरिटल आपकी जो भी काउंसलिंग है वो लड़की को इस तरह से सिखाना चाहिए। आपके घर में कोई भी इशू है तो ज़्यादातर ये देखा जाता है ज़ारा कि हम ये कहते हैं कि फौरी तौर पर लड़के की शादी कर दो। मतलब हमें ये एक सोल्यूशन लगता है फॉर ऑल काइंड ऑफ तमाम मसले मसाइल जो कि एक मर्द को होते हैं, उसका एक ही रीजन या एक ही सोल्यूशन उसकी माँ निकालती है। वो क्या होती है कि आपने ये देखना है। अच्छा, अब शादी इज ए सोल्यूशन, लेकिन ये जो प्री मैरिटल सारी काउंसलिंग की बात करें, क्या सिर्फ इसकी जरूरत खवातीन को होती है? नहीं, क्या इसकी जरूरत मर्द हजरात को नहीं होती? क्या हमें उनको नहीं बताना होता कि आपके पास जो एक बेटी आ रही है वो अपना घर बार सब कुछ छोड़कर आ रही है, तो आपने उसको रखना किस तरह से है? इस पर भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स इन पर बात की जा सकती है, लेकिन यहाँ पे हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। हम वापस आते हैं ब्रेक के फौरन बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक व्यूअर्स, एक बार फिर से आपको सुबह बखैर लाहौर की पूरी टीम की तरफ से। और मुझे उम्मीद है कि आज का दिन तो है आपकी प्लानिंग कर रही, क्योंकि आ गया है वीकेंड और आपने वीकेंड पे बहुत सारे प्लान्स करने हैं। लेकिन ऑल दो इन प्लान्स के साथ साथ आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि अभी कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन को सिर्फ ईज आउट किया है। ये चौथी वेव यानी ये डेल्टा वेरिएंट कंपैरेटिवली पहली तीनों वेव से बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो आपको बहुत सारा ख्याल करना पड़ेगा। प्रोग्राम में बेसिकली हम आगे बढ़ने से पहले अपने स्पॉन्सर्स का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। ये खूबसूरत सा बैंक आउटफिट जो है ये इस क्लोथिंग का है, आप अपने इंस्टाग्राम पर विजिट कर सकते हैं। और मैंने जैसे कल कहा कि मेरी बड़ी कोशिश होती है, मेरा बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है इन सारे स्टार्टअप्स की तरफ जो घर से काम शुरू करते हैं। और घर से काम शुरू करने पे अगर आपको रियलाइज हो कि इतना अच्छा स्टफ, मटेरियल, इतनी फाइन स्टिचिंग और इतनी फाइन मुकम्मल एक आर्टिकल जो आप किसी अच्छे ब्रांड से जाके लेते हैं, अगर आपको इस तरह के स्टार्टअप से मिले तो आपको उनको विजिट जरूर करना चाहिए। तो ऐसे क्लोथिंग को आप इंस्टाग्राम पर विजिट कर सकते हैं। जब शॉप आउट करेंगे तो मुझसे भी उनका रिव्यू जरूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, प्रोग्राम में ब्रेक में हम मुसलसल अपने पैनल से इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे। डॉक्टर हुमा, आपसे इस बात का आगाज़ कर लेते हैं कि हम इसी चीज़ को देख रहे थे कि प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने कहा कि शादी के पहले 2 साल टैग हो जाता है, अगर आपने चला ली तो आपकी शादी चल गई। लेकिन हमने क्या देखा है पिछले पूरे 1 साल में? बहुत सारी मीम्स देखी, बहुत सारे केसेस देखे, ना सिर्फ हमारे खित्ते में बल्कि अगर हम बहुत सारे इंटरनेशनल कंट्रीज की बात करें, हमने बिल गेट्स की डाइवोर्स देखी, हमने इंडिया में बहुत सारे केसेस को अलग होते हुए देखा। तो ये जो शादी के 20-30 साल बाद की डाइवोर्स होती है, इसकी बेसिक रूट कॉज क्या लगती है? इसमें ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि इनफिडेलिटी का एलिमेंट होता है, चीटिंग का एलिमेंट होता है। और ये बिल गेट्स की भी अगर आप देखें तो इसमें वो किसी के साथ उसकी वाइफ को पता चला कि वो किसी के साथ हेडलाइंस में आ रहे हैं, इन्वॉल्व हैं किसी के साथ, तो इस वजह से वो वजह बनी। जो 10-20 साल बाद वजह बनती है उनमें अमूमन चीटिंग का एलिमेंट इन्वॉल्व होता है। उसमें कुछ इश्यूज़ अगर हम अपनी सोसाइटी के हिसाब से बात करें तो जब शादी का स्टार्ट होता है तो फाइनेंशियल इतनी अच्छी सूरत हाल नहीं होती, लेकिन विद टाइम मर्द हजरात इस्टेब्लिश हो जाते हैं। ख़वातीन ने शुरू का टाइम बड़ा टफ गुजारा होता है शादी को बचाने के लिए, बच्चों की केयर में इन्वॉल्व होना, सब कुछ करना। अब जब स्टेबिलिटी का फेस आता है और मर्द के पास थोड़े पैसे आते हैं तो उसे लगता है कि अब वो इधर उधर भी जा सकता है और यहाँ पे चीज़ें गड़बड़ होना स्टार्ट होती हैं। कहीं अगर वो बाहर चीटिंग करता है तो ये
फिर एक्सेप्टेबल नहीं रहता पार्टनर्स के लिए, कि ऑफ कोर्स चीटिंग को तो किसी भी जगह एक्सेप्टेंस मिलना बहुत मुश्किल है, तो वो फिर वजह डिवोर्स की बन सकता है। अच्छा देखिए, आपने जो वजह बताई वो वजह ऐसी वजह है कि ये एक अब हम जब शादी करते हैं तो शादी से पहले जिस चीज़ के बारे में बात की जाती है, ये शादी के बाद ज़्यादा जिस चीज़ के बारे में बात की जाती है, मर्द को सूट करती है ये चीज़ या मर्द को माफ़ी है इस चीज़ की ना। नॉर्मली कॉन्सेप्ट बच्चियों में भी और हमारे घरों में भी ये है। अगर हमारे अम्मा अब्बा या फिर अगर हम किताबी बात ही कर ले, हम रियलिस्टिक होकर बात नहीं करते, किताबी बात भी कर ले तो कहते हैं मर्द को फ़र्क नहीं पड़ता या उसकी इज्जत को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये चीज़ अब हमारी सोच में कोई नहीं भी बता रहा तो ये ऑलरेडी इंडल्ज्ड है कि चलो एक औरत बेवफाई नहीं कर सकती, शादी के बाद तो खास तौर पर करनी भी नहीं चाहिए। आपका एक अपना क्राइटेरिया होता है, आपकी एक अपनी पर्सनैलिटी, आपका अपना एक ज़मीर होता है। लेकिन अल्टीमेटली आपकी शादी के 20-30 साल बाद जो डाइवोर्स होती है उसकी ज़्यादातर वजह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में अगर हम बात करें तो जिस तरह मैंने पहले ही बेसिक रीजंस में एक्सप्लेन किया आपको, उनमें ख़ास तौर पे मैंने इसका जिक्र किया कि जिस तरह से चाहे वो गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप हो, अगर ये मियाँ हो या बीवी हो, इन दोनों की तरफ से अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो तो वो भी डाइवोर्स की वजह होती है। और इसकी बेसिकली वजह यही है कि अगर मैंने जिस तरह से वही शुरू में कहा कि मेंटल अंडरस्टैंडिंग, अगर आपस में इनकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही तो डेफिनेटली वो अपना मेंटल रिलैक्सेशन जो है वो कहीं और ढूंढते हैं। तो वो चाहते हैं कि मतलब हम इन सब से हट के, मतलब एक ऐसी रूटीन से हम बोर हो चुके हुए हैं, तो अब जो है ना देयर शुड बी समथिंग न्यू। तो उनको वो चीज़ जो है ना वो बहुत अपील कर रही होती है, चाहे वो मर्द है चाहे वो खवातीन है। बल्कि हमने रिसेंटली एक जो है ना वो ड्रामा भी देखा खलीलुर रहमान कमर साहब का। अब आप वहीं से अंदाज़ा लगा लें कि वो मर्द हजरात की इतनी दाद रसी उसमें जो है ना वो की गई, और उसमें जो है वो फीमेल्स का भी एक ऐसा जो है ना वो किरदार दिखाया गया कि उसको इतनी पजीराई मिली, इतनी पजीराई मिली कि हमेशा से जो है ना वो मर्द के बारे में कहा जाता रहा कि चले जी उसके तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, वो तो है ही है, चलो वो कुछ नया नहीं था। लेकिन एक खातून का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना इतना ज़्यादा जो है ना उसको हाइप मिली कि मतलब दुनिया हैरान रह गई। तो खवातीन के हवाले से मतलब ये है कि भी ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं जो कि डाइवोर्स की वजह बनती है। और फिर ऐसे अफेयर्स होना मतलब बच्चों के ऊपर कितना बुरा असर डालते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, इस तरह से मतलब सिर्फ एक दो रिलेशनशिप्स खराब नहीं हो रहे होते, पूरा का पूरा खानदान जो है वो सफर। अच्छा, आप खानदान की बात कर रही हैं ज़हरा, मैं इस बात में कहना चाहती हूँ कि आप जब मैंने किसी अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल में जब अपने किसी दोस्त को इस हालत में देखा कि वो रूड है, वो बहुत रिजिड है, वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता, या आपने हमेशा उसको नेगेटिव ही देखा है, तो हमें साफ साफ पता लग जाता है कि ये एक डिस्टर्ब चाइल्ड है। जब कोई डिस्टर्ब चाइल्ड आप देखते हैं तो वो एक दिन में तो डिस्टर्ब नहीं होता, वो एक साल में भी नहीं होता, उसको कई साल बल्कि बचपन से उसकी अपब्रिंगिंग इस तरह से हुई होती है कि वो ये चीज़ें देख देख के ड्रामों फिल्मों में बड़ा नहीं, वो अपने घर में इस चीज़ को देख के बड़ा हुआ है। तो वो डिस्टर्ब चाइल्ड जो है बेसिकली वो आगे आने वाली पूरी जनरेशन है। तो आपके घर की जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी है वो सिर्फ आप दो लोगों की डिस्टर्ब नहीं होती, अगले आने वाली पूरी जनरेशन को आप डैमेज कर रहे होते हैं बाकायदा तौर पर। लेकिन अब वो डैमेज जनरेशन जो है उसको भी एक दिन में ठीक नहीं करना, फिर हम क्या करते हैं उसकी भी अल्टीमेटली शादी को ही सोल्यूशन करा देते हैं। डॉक्टर उमा, अब जो जनरेशन ऑलरेडी डिस्टर्ब है, जो बच्चा ऑलरेडी उसने अपनी ज़िंदगी में इतनी तकलीफें, इतनी परेशानियां, माँ बाप की अलैदगी, माँ बाप की लड़ाइयाँ, हर चीज़ देखी है, अब अल्टीमेटली जब वो बड़ा होता है, रूड होता है, बदतमीज़ होता है, तो उसकी अल्टीमेटली भी हमें लगता है कि इसकी शादी होगी तो उसका मूड खुद ही ठीक हो जाएगा। क्या लगता है आपको कि ज़्यादातर वजूहात में एक ये वजह भी है कि हम बच्चों को देखें कि अगर वो मेंटली डिस्टर्ब है, फिजिकली डिस्टर्ब है, कोई भी वजह, तो पहले उसको ठीक किया जाए और फिर शादी की तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि आगे जाके जब आप शादी करते हो, बच्चे पैदा होते हैं, तो ये चीज़ उनकी जीन्स में ट्रांसफर होती है, फिर आगे एक और जनरेशन आप पैदा कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है। और देखिए, एक तो डिवोर्स की कुछ एग्जिस्टिंग वजह थी, और एक जो है जो बढ़ते हुए डिवोर्स की वजह हैं, उनमें से एक ये बहुत बड़ी वजह है कि अगर किसी बच्चे ने अपने पेरेंट्स के दरमियान अच्छा रिलेशनशिप देखा ही नहीं है तो वो एक अच्छा रिलेशनशिप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, उसके नज़दीक शादी का रिलेशनशिप ऐसा ही होता है जिसमें हस्बैंड बीवी को अब्यूज़ कर रहा है, मारपीट कर रहा है, इमोशनली फिजिकली अब्यूज़ चल रहा है, तो वो बीवी के साथ वही रेसिप्रोकेट करेगा। तो उसने क्योंकि अच्छा रिलेशनशिप देखा ही नहीं, ऐसे में रिहेबिलिटेशन बहुत ज़रूरी है। उसे बताया जाना चाहिए कि अच्छा रिलेशनशिप क्या होता है, बीवी के क्या हकूक़ होते हैं, हस्बैंड के क्या फ़राइज़ होते हैं, और एक मैरिटल रिलेशनशिप में जाने से पहले उसकी प्रॉपर रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए ताकि हम इस सिलसिले को रोक सकें। एक डिस्टर्ब्ड बच्चा, एक डिस्टर्ब्ड मैरिटल रिलेशनशिप से निकला हुआ बच्चा या बच्ची
किसी और रिलेशनशिप में जाएंगे तो वहाँ पे भी वो डिस्टर्बेंस ही क्रिएट करेंगे। इसको रोकने का तरीका यही है कि यहाँ पे इसको रिहेबिलिटेट कराया जाए, और रिहेबिलिटेशन पॉसिबल है। उसको बताया जाए कि रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता, रिलेशनशिप ऐसा होता है, और आप ऐसा आपने क्या क्या आपका इनपुट होगा, क्या अगले बंदे का इनपुट होगा, ताकि वो एक हेल्दी रिलेशनशिप स्टार्ट कर सके। तो उससे पहले रिहेबिलिटेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हमारी बढ़ते हुए डिवोर्स रेट की जो मेरे नज़दीक वजह हैं, हमारे यहाँ आजकल एक और ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक्सेस बहुत ज़्यादा और बच्चों को बहुत जल्दी मोबाइल फ़ोन्स मिल जाते हैं। अब मोबाइल फ़ोन्स में जो पैकेजेस हैं वो इतने सस्ते हैं कि ये सारी रात बैठ के जो इनके टीन एज में अफेयर स्टार्ट होते हैं। टीन एज में आपका ग्रोइंग माइंड है, डेवलप कर रहा है, आपको अपनी पर्सनैलिटी का इतने अच्छे से अंदाज़ा नहीं है। ये इस टाइम मोहब्बत नहीं होती, ये बेसिकली एक अट्रैक्शन होती है, इन्फैचुएशन होती है जो आपका किसी के साथ बन जाता है, और उसमें ये आके जो अर्ली मैरिजेस हैं, अर्ली लव मैरिजेस, उसमें फैमिली की सपोर्ट आपको हासिल नहीं होती। आपकी शादियां आप किसी तरह जोर ज़बरदस्ती से करवा लेते हैं, लेकिन बाद में आपको भी रियलाइज़ होना शुरू होता है कि वो आपके लिए कंपेटेबल नहीं था। इतनी अर्ली मैरिजेस देखी गई हैं कि अक्सर उसका एंड इसी पे होता है, क्योंकि वो बहुत एक तो बहुत जल्दी और आउट ऑफ इम्पल्सिविटी होती हैं। वो एक टाइम की अट्रैक्शन होती है जिसमें आप इनटू द रिलेशनशिप चले जाते हैं, लेकिन आपको उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस मालूम नहीं होते। तो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। एक तो ये कि एक टाइम से पहले, मेरा तो ख्याल है इसकी 18 ईयर्स एज लिमिट होनी चाहिए, उससे पहले बच्चों को अलहदा फ़ोन नहीं देना चाहिए। बच्चों की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें, बच्चों के साथ कम्युनिकेशन रखें, क्योंकि आजकल आपका बच्चा सोशल मीडिया या सोशल दुनिया में रह रहा है, और अगर आप उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं रखते तो आप उससे वो दूर होता चला जाएगा। उसके पास दूर होने के बहुत सारे ज़राए हैं। डॉक्टर हुमा, दूर हो गए हैं, दूर होता चला जाएगा। चलिए, इसकी तो हम बात कर रहे हैं। आपके दिन में से 24 घंटे में से कम आपके 25 अगर पूरे दिन की बात करें तो सोते वक्त भी आपको पता है कि हम सोते कब है? जब हमारे पास फ़ोन हमारे मुंह पे गिर जाता है। एग्जैक्टली मतलब आप सोने से पहले 1 घंटा आपके वालिदैन को नहीं दे रहे, सुबह उठकर आप वालिदैन को नहीं दे रहे, दोपहर का खाना नहीं खा रहे, शाम की रोटी नहीं खा रहे। आपका तो आपकी फैमिली को देने के लिए तो आपके पास टाइम ही नहीं है। ऊपर से आपने एक बात की कि अगर आपका रिलेशनशिप भी है तो वो इनिशियल स्टेजेस पे आपकी कोशिश होती है कि बस वो एक नया चाम है, उसको हमने एंजॉय करना है, और हमें लगता है कि हम लॉन्ग लास्टिंग चढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। जरा इस पर आप क्या कहेंगी? एक प्रेशर, ये तो हम रिलेशनशिप की बात करें, बिफोर मैरिज अर्ली मैरिजेस हो जाती हैं। बाज़ वक़्त हमने देखा कि अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारी, हमने अप्रिशिएट भी किया इस चीज़ को कि आप अफेयर चलाने से बेहतर है शादी कर लो, और हमने बड़ी यंग एज के बच्चों की शादियां भी देखी हैं। लेकिन अब अगर शादी के बाद की बात की जाए तो हम जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करें तो एक प्रेशर ये भी होता है ख़ातीन पे भी और मर्द हज़रात पे भी कि चार्म को बरकरार रखा जाए। चार्म बरकरार रहेगा तो आप रिलेशनशिप पे रहोगे, वो शादी हो या आपका शादी से पहले का रिलेशनशिप हो। ये प्रेशर होना जरूरी है कि आपने चार्म को बरकरार रखना है। अगर आपकी शादी किसी से हो रही है तो ये अल्टीमेटली एक आपका डिसीजन है कि आपने सारी जिंदगी उसके साथ गुजारनी है, तो फिर फेडअप होने का या बोर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन हम ये चीज अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं कि शायद हमें हर वक्त एक्साइटमेंट मिलेगी या हमें एक्साइटेड किया जाएगा। इस चार्म को बरकरार रखने के लिए लड़की को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा सुहा, ऐसा है क्योंकि हम एक्सपेक्ट कुछ ज़्यादा कर रहे होते हैं, जिस तरह से अभी आपने भी कहा कि हम कहते हैं कि जिस चार्म को बरकरार रखना है। बेसिकली ये एक ह्यूमन साइकी है। वैसे ये तो डॉक्टर हुमा बेहतर बता सकती हैं, लेकिन ये है कि एक ह्यूमन साइकी है कि भाई हम हमेशा जो है ना एक नई चीज़ हमें बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। और हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स को तो बस जैसे भूल ही गए हैं। मतलब आपने जिसके साथ शादी की है, आप उसके साथ मतलब अपनी लाइफ सारी जिंदगी गुजार सकते हैं और इतना एंजॉय कर सकते हैं। मतलब आप अपनी जिंदगी में कोई रंग भरें, कोई जो है किसी के लिए जो है वो नया करें। खवातीन जो है वो क्या करती हैं, अमूमन देखा जाता है कि खाविन की जो है ना वो पसंदीदा डिश बना लेती हैं कभी, तो वो उससे बड़े खुश हो जाते हैं। तो प्लेजर्स के आपके जो है वो बहुत से ऐसे जो है ना मौके आ सकते हैं। जैसे अक्सर लोग आजकल तो टूरिज्म का इतना वो है, इंसान जो है ना वो तो कहते हैं ना नेचर हैज हीलिंग पावर। तो आप जब नेचर में जाते हैं तो अगर आप दोनों की कोई रंजिशें हैं या कुछ है तो इंसान वैसे ही भूल जाता है। तो ऐसे जो है ना मामला जो है ना ये इंसान को अपनी जिंदगी में लाने चाहिए कि आप जो है ना इस सूरत हाल में ज़रा आपको क्या लगता है कि आपने कहा कि अभी खातून है वो अपने हस्बैंड को खुश करना चाहती है या इम्प्रेस करना चाहती है तो अच्छे से खाना बनाएगी। डॉक्टर हुमा, ये भी बड़ी अहम बात है कि ज़्यादा जिम्मेदारी औरत के कंधों पर डाली जाती है, जो कि शायद फिर कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ये बताया जाता है हस्बैंड को खुश रखना है आपने, उसकी किसी चीज़ की उसको कमी नहीं होनी चाहिए, उसको गुस्सा नहीं आना चाहिए, उसकी हर बात माननी है।
ठीक है, हमें इन चीज़ों के बारे में रेगुलेट किया जाता है, लेकिन अम्मा अब्बा या चाचा चाची या मदर इन लॉ या फादर इन लॉ ना भी बताएं तो हस्बैंड वाइफ को पता होगा कि अगर मेरी वाइफ मेरे लिए 10% करी तो मुझे 20% और करना है उसके लिए। लेकिन हम क्यों खवातीन को ही सिखा देते हैं कि आप ही इस चीज़ के पाबंद हैं, ये आप ही की जिम्मेदारी है। इसमें वही बात के एजुकेट करने की ज़रूरत है कि मर्द की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए 50% वुड बी द पार्ट ऑफ वुमेन एंड 50% पार्ट वुड बी ऑफ मेल फिगर। तो दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों इक्वली इसको लेके चलेंगे तो रिलेशनशिप हेल्दी रहेगा। अगर खातून कोशिश करती है मर्द को खुश रखने की तो मर्द को भी उतनी ही एफर्ट पुट इन करनी है उसको खुश रखने के लिए, ताकि ये हेल्दी वे में चलता रहे। वरना वही बात आपने जो कही कि वो थक जाएगी, उसके कंधों पे बोझ इतना पड़ेगा तो वो इतनी देर तक मेंटेन नहीं कर सकेगी जब तक उसको उसी तरह रेसिप्रोकेट नहीं किया जाएगा, उसको उस तरह का आउटकम नहीं मिलेगा। इसमें मैं कहती हूँ कि देखें, जब शादी के शुरू का टाइम जैसे है, आप कुछ चीज़ें, कुछ रिचुअल्स फिक्स कर सकते हैं। जैसे अभी ज़ारा ने भी बात की कि आप फैमिली टाइम गुजारें। हमारे यहाँ क्योंकि जॉइंट फैमिलीज होती हैं तो कपल को शायद आपस में मिल बैठने का भी टाइम नहीं मिलता, तो एटलीस्ट एक पूरे दिन में 15 से 20 मिनट आप अपने लाजमी रखें जिसमें आपके बच्चे भी ना हो, बच्चे सो जाएं, या आपके पास एक टाइम हो जिसमें आप आपस में बातचीत कर सके। उसमें आप घर की दिन की बातचीत कर लें कि दिन में क्या हुआ, और वो उसको कोई एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दे, दिन का बता दे और अच्छी बातें डिस्कस की जाए। उसमें इस तरह आप कर सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, मतलब ये रिलेशनशिप को बूस्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं उसमें हस्बैंड बता दे कि आज दिन में क्या चीज़ उसके साथ अच्छी हुई और उसे अपनी बीवी की कौन सी चीज़ अच्छी लगी, उसको अप्रिशिएट करे। ठीक है, कोई एक छोटा सा जेस्चर हो सकता है, उसने जैसे पसंद का खाना बनाया या उसने ऑफिस जाने से पहले उसे अच्छे से ग्रीट किया, ये चीज़ हस्बैंड बताए और यही चीज़ पर वाइफ भी बताए कि हस्बैंड उसके दिन में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हुई और उसको अपने हस्बैंड का कौन सा जेस्चर अच्छा लगा। उसने ऑफिस में आई लव यू का उसे मैसेज कर दिया, मतलब कोई भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ जो हस्बैंड को वाइफ की अच्छी लगी या वाइफ को हस्बैंड की अच्छी लगी वो डिस्कस की जाए ताकि वो बार बार की जाए। और छोटे कम्युनिकेशन होनी चाहिए, कम्युनिकेशन, ऑल्दो वो फोन पे हो, सामने बैठ के हो, इंटरेक्शन हो, मतलब आप में वो गैप नहीं आना चाहिए। एग्जैक्टली, और वो रोजाना की बेसिस पे 15 से 20 मिनट, 24 घंटे में 15 से 20 मिनट निकालना कोई मुश्किल नहीं है। और दूसरा, छोटे छोटे एक्ट्स होते हैं। आप ऑफिस में आपका हस्बैंड वाइफ को आई लव यू का मैसेज कर सकता है, वाइफ हस्बैंड को कर सकती है, छोटे छोटे होते हैं। उसके लंच बॉक्स में कुछ ऐसे बहुत बड़ी, अच्छा हम डाइवोर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन डाइवोर्स से बचने के लिए या उससे पहले मामलात को बेहतर करने की बात करना इसलिए भी ज्यादा जरूरी है कि अगर हम इस तमाम तर सूरत हाल को देखें तो हम बहुत बड़े बड़े सोल्यूशंस नहीं बता रहे। एग्जैक्टली, वो छोटी छोटी रिलेशनशिप को मजीद आप ग्रीट अच्छे से कर लो। जब हस्बैंड बाहर आता है, आपने ठीक है कुछ शिकायतें लगानी है, लेकिन उसको बैठ लेने दो, उसको खाना खा लेने दो, उसको थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, फिर सारे घर की दिन भर की बातें बता दें। मतलब थोड़ी थोड़ी सी चीजें जो आप इम्प्रूव कर लेना तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। कम्युनिकेशन इज़ द टूल, कम्युनिकेशन मेन चीज़ है। कम्युनिकेट किस तरह करना है वो सेकंड चीज़ है। यानी आपकी अच्छी हस्बैंड से बनती है लेकिन आपकी उनके घर वालों से नहीं बन रही। आपके हस्बैंड अभी ऑफिस से आए हैं और आप फौरन से पहले उनको शुरू कर देंगे सारी चीज़ें बताना, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। वो घर आना उसे लगेगा कि एक प्रेशर लगेगा, घर जाना है तो बीवी की शिकायतें ही सुननी है। आप पहले उसे रिलैक्स हो लेंगे, थोड़ा सा मूड बेहतर हो लेंगे, थोड़ी देर के बाद वही चीज़ें आप अच्छे मूड में कम्युनिकेट कर सकते हैं। किस वक्त कम्युनिकेट करना है ये चीज़ पता होनी चाहिए, किस तरह कम्युनिकेट करना है, जो कम्युनिकेशन के की चीज़ें वो आपको पता होनी चाहिए। और कम्युनिकेशन बेसिकली एक रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म रखता है। कम्युनिकेशन मेन चीज़ है। आप आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे की बातों को अंडरस्टैंड करेंगे, रिलेशनशिप में गैप्स आ ही नहीं सकते। और वो डेली बेसिस पे होनी चाहिए। पहली बात जो ज़हरा ने इस बारे में की थी वो बिल्कुल ये बात थी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं आपका डेवलप हो पाता, क्योंकि अगर आप बात नहीं करेंगे, दिल में रखेंगे, वो शिकायत हो, कोई गिला हो या कुछ भी हो, तो वो फासले बढ़ते चले जाएंगे, जो कि आहिस्ता आहिस्ता इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो बात खुदा न खास्ता डाइवोर्स तक पहुंच जाती है। सबसे पहली चीज ज़ारा जिसको हमने डिस्कस किया वो आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल था। उसको डेवलप होने में टाइम लगता है। ऑब्वियसली आप एक बिल्कुल ऑपोजिट पर्सनैलिटीज होती हैं। अगर आप फोन पे बात करते हैं, आप रिलेशनशिप पे होते हैं, एक बड़ी आम चीज ये भी देखी जाती है कि लव मैरिजेस जो ज्यादातर फेल होती है, जो डाइवोर्स तक पहुंचती है, वो हम सबके लिए बड़ी शॉकिंग होती है। डॉक्टर हुमा और ज़ारा, हम लोग सोचते हैं कि यार इनकी तो लव मैरिज थी, ये तो बहुत प्यार करते थे, ये तो फोनों पे इतनी सारी बातें करते थे और समथिंग लाइक इस तरह की बहुत सारी बातें अपने इर्द गिर्द करते हैं। आपको क्या लगता है कि जो शादीशुदा होते हैं, जब उनकी लव अफेयर्स चल रहे होते हैं, एक लंबा अर्सा जिससे बहुत प्यार करते हैं,
एक दूसरे के साथ रहना, देयर इज अ डिफरेंस। बिल्कुल। फोन पे बात करना, आप एक चार्म कर रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, आप आइडियलाइज कर रहे हैं चीज़ों को, वो और चीज़ है। 24 घंटे किसी के साथ रहना, उसके मूड टेंट्रम्स देखना, उसकी रूटीन देखना, उसकी आदतें देखना, उसकी खसलतें, खामियां, हर चीज़, वो एक डिफरेंट चीज़ है। ज़्यादातर केसेस आपके पास जो लव मैरिजेस के आते हैं, उनकी डाइवोर्स की वजह क्या होती है? सुहा, उनकी वजह ये होती है कि देखिए, जब आप 24 घंटे एक दूसरे के साथ जो है ना वो कनेक्टेड रहेंगे, तो ये तो एक जो है ना नॉर्मल सी बात है कि देखिए, आप इतना ज़्यादा जब किसी को जान लेना, तो फिर और आप थोड़ी सी स्पेस जो है ना वो लाजमी होती है। जब आप इतना ज़्यादा जान लें और ज़रूरत से ज़्यादा एक दूसरे को जान लेना, तो फिर इंसान को वो चीज़, उसकी ना बुराइयाँ फिर इंसान ढूंढने लग जाता है और बहुत जल्दी उससे फेडअप हो जाता है। तो इसी तरह जब हम अगर कोविड की बात ले लें, तो कोविड में आपने देखा होगा कि जो है वो डाइवोर्स की शरह जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वो इस वजह से कि मर्द और ख़वातीन का जो है, यानी मियाँ बीवी का आपस में, मतलब उनमें वो ट्रेंड था ही नहीं कि मतलब इतना ज़्यादा वक्त साथ गुजारें, कि जो है ना जब उन्होंने इतना ज़्यादा वक्त एक साथ एक जगह पे गुजारा, तो आप यकीन करेंगे नहीं, उनको एक दूसरे अपना आप बुरा लगने लग गया कि जो है उन्होंने कभी इस तरह से बैठे नहीं थे, कभी इस तरह से गुफ्तगू नहीं की थी, बच्चों के साथ इस तरह से टाइम नहीं गुजारा था, क्योंकि हर बंदा अपनी लाइफ में बिजी था। कोई ऑफिस जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई फैमिली इवेंट्स में बिजी है, कोई। लेकिन जब ये सब चीज़ें बंद हो गई और आपने एक दूसरे को टाइम दिया, तो कोविड के दौरान जो है ना खास तौर पे ये देखा गया कि जो मियाँ और बीवी का रिलेशनशिप थे ना, ये बहुत डिस्टर्ब हुए इस चीज़ से। तो हम मोस्टली यही देखते हैं, और ख़ास तौर पे मतलब अगर हम देखें लव मैरिजेस का सीन, तो उसमें यही होता है कि मतलब उनकी नाकामी की ज़्यादा वजह यही है कि हम एक दूसरे को स्पेस नहीं दे रहे होते हैं। तो स्पेस देना जो है ना वो बहुत लाजमी है। अच्छा, इस तमाम तर चीज़ों में जिस चीज़ को मैं बड़ा प्रेफर करती हूँ, मैं चाहती हूँ डॉक्टर उमा आप उस पर कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी दें कि शादी हो, रिलेशनशिप हो या व्हाट्सएवर, आपकी शख्सी आज़ादी बड़ी मैटर करती है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको अगले बंदे को इतना वैक्यूम, इतनी स्पेस देनी है कि उसकी अपनी पर्सनालिटी डैमेज ना हो। आप उसे मुकम्मल वो इंसान बनाना चाहते हैं जो कि आप चाहते हैं। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लें द वे ही और शी इज़, तो आपके लिए मेरे ख्याल से ज़िंदगी और आसान हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, बेसिकली क्या होता है कि हर इंसान एक डिफरेंट इंसान है, ठीक है। पर कुछ पर्सनालिटी, कोई भी बंदा 100% परफेक्ट नहीं होता। ये नहीं होता कि सब उसमें खसूसियात ही हैं और कोई खामी है ही नहीं। सो आप जिस बंदे से शादी करते हैं उसके पॉजिटिव से सिर्फ नहीं शादी करते, उसके नेगेटिव से भी शादी करते हैं, ठीक है। सो उसको, उसके लिए भी उतनी ही एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। और ये जो एक अदम बर्दाश्त का हमारे यहाँ इनटॉलरेंस का रवैया ओवरऑल जो पैदा हो रहा है, ये भी शादी को कायम रखने या नाकाम बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ पॉजिटिव के लिए तो एक्सेप्टेंस होती है, उस बंदे के नेगेटिव के लिए एक्सेप्टेंस नहीं होती। मतलब तो हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि हमें उस इंसान को उस तरह से एज ए होल हमने कबूल करना है, नंबर 1। और दूसरा जो हम चाहते हैं ना, जैसे अक्सर वाइफ चाहती हैं कि हर हस्बैंड शुड बी द वे शी वांट्स हर टू बी, या मेल चाहता है कि वाइफ शुड चेंज हर सेल्फ द वे ही वांट्स हर टू बी। अच्छा, ये जो आप बात कर रही है ना, मैं इसी बात पर प्रोग्राम को कंक्लूड करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। बहुत ही मजे की डिस्कशन रही, बहुत लंबी डिस्कशन इस टॉपिक पे की जा सकती है। बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमने कवर करने की कोशिश की है, लेकिन अल्टीमेटली जो गुफ्तगू हम सब ने मिलकर इस पैनल में की है, उसका बेसिक क्रक्स हमने यही निकाला है कि आपका ज्यादा जोर इस चीज पे होता है कि आप अगले बंदे को चेंज कर दें। आप करें जो आपको लगता है चीजें बेहतर नहीं है, जो आपके घर को सूट नहीं करी, जो आपके रिलेशन को सूट नहीं करी, उसे मिलकर चेंज करें। लेकिन मेरे पास एक फॉर्मूला है, आपका दोस्ती का रिलेशन हो, आपकी अज़दवाजी जिंदगी हो, आपके माँ बाप का रिलेशन हो, व्हाट्सएवर, जिंदगी में एक्सपेक्टेशंस की बजाय एक्सेप्टेंस कर लेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। आप एक बंदे से एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब उम्मीद लगा लेते हैं, वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो आपका रिलेशनशिप और आपका घर डिस्टर्ब होता है। अगर आप एक्सेप्टेंस कर लेंगे द वे और ही शी इज़, उसे उस तरह से वेलकम करें, तो मेरे ख्याल से जो चीज़ आप चेंज करते हैं वो भी आसान हो जाएगी। फिर वो चेंज करना भी अगला बंदा आपकी बात भी मानेगा। तो एक्सेप्ट करें, इंशाल्लाह चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। इसी थॉट के साथ अपनी मेज़बान सोहा अफजल को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी हमारी मंडे को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।